भारतीय जनता पार्टी में इस सोच के साथ अगर कोई आदमी बैठा है कि मेरे को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद जो है वो मैंडेट मिलेगा ही, वो नहीं होगा। यहाँ पे कई कार्यकर्ता हैं, बल्कि ज्यादातर कार्यकर्ता वो हैं जो 40, 50, 60 साल जो है वो पार्टी का जिन्होंने काम किया, कभी मैंडेट उन्होंने डिमांड भी नहीं किया, कभी पार्टी ने हो सकता है उनको मैंडेट दिया भी नहीं हो। मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि विनेबिलिटी किस कैंडिडेट की है। उसमें काफी फैक्टर्स होते हैं। Seniority can be one consideration, but seniority is not the only criteria. Seniority कोई उतना बड़ा relevant criteria भी नहीं होती। सियासत में आपको इतनी सी लेवरेज तो देनी पड़ेगी अपने नेताओं को कि वो दूसरी पार्टी के नेताओं से बातचीत कर सकें, दोस्ती रख सकें, अलग सलग उनके साथ हो। ये डेमोक्रेसी के बीच में होना भी जरूरी है। अलग अलग राजनीतिक दलों से जिन नेताओं ने पलायन किया और भारतीय जनता पार्टी में आए और पार्टी ने भी फौरन उनको मैंडेट थमाए और मैंडेट लेकर वो अलग अलग जगहों से चुनकर आए, अचानक वो पार्टी में सफोकेटेड क्यों महसूस कर रहे हैं? अचानक उन्होंने पार्टी के ही नेताओं को और पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना क्यों शुरू कर दिया है? और क्या अनुशासन से बंधी हुई भारतीय जनता पार्टी में यह इसलिए हो रहा है कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को इग्नोर किया और अलग अलग दलों से नेताओं को अपनी पार्टी में आने दिया, और उन नेताओं पर पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं ये केवल और केवल अपने कारोबार, अपनी जमीनें और अपना जो कुछ इनके पास सिस्टम था उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे? क्या ये सच है? इस पर और नगरोटा और बडगाम के चुनावों पर और उसके साथ में ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर आज बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। सेठ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अचानक ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर वो नेता जो अलग अलग दलों से आपकी पार्टी में आए, आपने बड़ा स्वागत किया उनका, अब उनमें से कुछ चुने हुए नेता असेंबली में भी हैं और उनके बयान आते हैं आप अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और वो मुबारकबाद देते नजर आते हैं, स्वागत करते नजर आते हैं सरकार के उन कार्यक्रमों की जिन कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मत हमेशा ये रहा है कि हम इससे सहमत नहीं। मिसाल के तौर पर दरबार मुंह। तो अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या चूंकि आप सरकार में नहीं आए इसके चलते वो परेशान हैं और आपकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, या कारण कुछ और है? देखें, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए दूसरी पार्टी से आके, मुझे नहीं लगता है कि वो इसलिए शामिल हुए कि उनको ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट बनने वाली है जम्मू कश्मीर में और गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। अब ये कहना कि जो बाकी दलों से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उनमें से चुने हुए नेता भी काफ़ी हैं, वो कोई वैसा कोई बिहेवियर है उनका जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं वैसा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का एक प्रोटोकॉल होता है। मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी का खुद चेयरमैन हूँ, तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहता है कि जो हमारे नेतागण हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा भी हो, आपने देखा है हमने एमएलए जो है हमारे थे उनको भी हमने पार्टी से निकाल दिया था। तो हमारा ध्यान ये ज़रूर रहता है कि पार्टी का नेता कोई ऐसी बात न करे जो पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट करे, या जो पार्टी जिन आदर्शों पे खड़ी है पार्टी उसके खिलाफ बात नहीं हो। लेकिन सियासत में आपको इतनी सी लेवरेज तो देनी पड़ेगी अपने नेताओं को कि वो दूसरी पार्टी के नेताओं से बातचीत कर सकें, दोस्ती रख सकें, अलग सलग उनके साथ हो। ये डेमोक्रेसी के बीच में होना भी जरूरी है। हम पॉलिटिकल अपोनेंट जरूर हैं लेकिन हम कोई एनिमीज नहीं हैं। ठीक। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अगर आपको दिखते हैं किसी दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए दोस्ताना माहौल में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत बात है। ये डेमोक्रेसी का तकाजा है कि हमारी विचारधाराएं अलग होंगी, हमारी सोच अलग होगी, लेकिन अपने रिलेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे बना के रखने ही चाहिए। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ता का जो संघ से जुड़ा हुआ था, बाद में संगठन का हिस्सा हुआ, आपने उसकी गर्दन काटी, आपने उसकी जगह
दूसरे नेताओं को पार्टी के अंदर शामिल किया, बाद में असेंबली के मैंडेट भी बांटे, बाकी जगहों पर भी उन्हीं लोगों को आपने मैंडेट दिए, अपने कार्यकर्ताओं को आपने जो है पीछे किया। अब वो ये आरोप लगाते हैं कि ये सभी लोग अपना कारोबार बचाने के लिए आए थे, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए आए थे, अपने अलग अलग जो इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए आपकी पार्टी में शामिल हुए थे। अब जब से सरकार बनी है, आपके कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि ये हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, पार्टी जो सत्ता में है, ये उनसे जाके मिलते हैं, ये उनसे जाके बात करते हैं और अपनी पार्टी को लेकर, अब बात करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप किसी जगह जाकर अगर ये कहते हैं कि मैं सफोकेटेड हूँ इस पार्टी में, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ रहना है, तो ये आरोप आपके कार्यकर्ता लगाते हैं कि जनाब ये हो रहा है और अब पार्टी को इस बात का संज्ञान भी लेना चाहिए और इन नेताओं को चिन्हित भी करना चाहिए कि कौन नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। जो संघ के साथ जुड़ा है या जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है कार्यकर्ता के रूप में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए है कि कल उसने इलेक्शन लड़ना है और जीतना है और सत्ता में बैठना है, या जो संघ के साथ जुड़ा है वो इसलिए संघ के साथ जुड़ा है कि उसको सत्ता का हिस्सा बनना है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और ना ही ये होनी चाहिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े एक विचारधारा को चलते हुए, उस विचारधारा का काम है कि आप उस विचारधारा को आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लेके कैसे जाते हैं। दूसरी बात आपने की कि जो बाहर से आए हैं उनको मैंडेट मिल गया, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, वो अपने आप को फील करते हैं कि उनको मैंडेट मिलना चाहिए, नहीं मिला। मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि विनेबिलिटी किस कैंडिडेट की है। इसमें काफी फैक्टर्स होते हैं। सीनियरिटी कैन बी वन कंसिडरेशन, बट सीनियरिटी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। सीनियरिटी की उतना बड़ा रेलिवेंट क्राइटेरिया भी नहीं होती। विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो एक सबसे बड़ी जो है वो उसमें कंसिडरेशन होती है। दूसरी पार्टी से हमारे साथ जो शामिल हुए और हमको लगा कि इनकी विनेबिलिटी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा है बाकियों की निस्बत, तो उनको पार्टी ने जो है वो मैंडेट दिया। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मैं सराहना करता हूं कि जहां पे भी ऐसा हुआ, एक आध जगह को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में कहीं रेबल कैंडिडेट खड़े नहीं हुए। देखिए, जो पार्टी के सशक्त नेता थे जिन्होंने पार्टी खड़ी की, मतलब आप मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे बात करूं तो जैसे प्रोफेसर निर्मल सिंह जी हैं। प्रोफेसर निर्मल सिंह जी शायद पार्टी के संस्थापक नेताओं में से थे, जिन्होंने पार्टी को खुद अपने हाथों से बनाया, प्रेसिडेंट भी रहे, बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी रहे, स्पीकर भी रहे। लेकिन इस इलेक्शन में उनको मैंडेट नहीं मिला, ठीक, असेंबली में मैंडेट नहीं मिला। उनकी जगह जो है जिनको मैंडेट मिला वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, सतीश जी। लेकिन ये पार्टी की एकता है और संगठन की मजबूती है कि प्रोफेसर निर्मल सिंह जी बावजूद इसके कि उनको मैंडेट नहीं मिला, वो पूरी इलेक्शन कैंपेन के जो है वो इंचार्ज रहे। वो जो पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया था उस कमेटी के चेयरमैन रहे। और इलेक्शन के टाइम पे प्रोफेसर निर्मल सिंह जी एक दिन भी घर नहीं बैठे। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कहता हूँ। सत्य शर्मा जी पार्टी के बड़े नेता थे, पुराने प्रेसिडेंट थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। सत्य शर्मा जी को मैंडेट नहीं मिला, उनकी जगह मैंडेट जो है वो अरविंद जी को मिल गया। लेकिन सत्य शर्मा जी नाराज होकर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्होंने, सत्य शर्मा जी ने यह आवाज नहीं उठाई कि मुझे मैंडेट मिलना चाहिए था, मुझे मैंडेट क्यों डिनाई किया, दूसरे को मैंडेट क्यों मिल गया। सत्य शर्मा जी ने इलेक्शन में काम किया, बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट भी काम किया, इलेक्शन की बागडोर संभाली, कैंपेन की। और आज सत्य शर्मा उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं पार्टी की और राज्यसभा में भी है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस सोच के साथ अगर कोई आदमी बैठा है कि मेरे को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद जो है वो मैंडेट मिलेगा ही, वो नहीं होगा। यहाँ पे कई कार्यकर्ता हैं, बल्कि ज्यादातर कार्यकर्ता वो हैं जो 40, 50, 60 साल जो है वो पार्टी का जिन्होंने काम किया, कभी मैंडेट उन्होंने डिमांड भी नहीं किया, कभी पार्टी ने हो सकता है उनको मैंडेट दिया भी नहीं हो, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट के साथ जो है वो पार्टी के साथ रहे। लेकिन सेठी साहब, कार्यकर्ता आपका ये कहता है कि किसी दूसरे दल में ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि वैचारिक तौर पर आप एक दूसरी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, वो दूसरा दल आपकी किसी पॉलिसी को, आपके किसी प्रोग्राम को, आपके किसी फैसले को सराहता हो
ऐसा आपको नजर कहीं नहीं आएगा। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक उदाहरण नहीं दे सकते कि उनने आपके किसी प्रोग्राम को या किसी पॉलिसी को सराहा हो। उल्टा जब से सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है, आपके पॉलिसी और प्रोग्राम को कह रही है कि इसी के कारण जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो कुछ आपके कारण हुआ नहीं, है। ऐसा नहीं। कांग्रेस भी यही करती है, बाकी दल भी यही ऐसा करते हैं। नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं नेताओं के नाम नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो फिर उनके ऊपर सवालिया निशान आ जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, मिल गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेतागण ऐसे हैं जो कि मोदी जी की तारीफ करते हैं, जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने अच्छा काम किया है 2019 से बात लेके ओपन मीडिया में, पब्लिक में। उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उनके मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं, जो ये कहते हैं कि मोदी जी के काल में काम अच्छे, जैसे ट्रेन जाना श्रीनगर में, सभी सराहना करते हैं उसकी। जिस तरह से पहलगाम में के बाद जो है गवर्नमेंट ने एक्ट किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी उसकी सराहना की। देखिए, राजनीति में अगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट किसी जगह पे गलत है, तो मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं बताऊं गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पे गलत हैं और ये ठीक इस तरह से हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कोई ना कोई प्रेम प्रसंग है जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सराहना तो कई बार जो है वो कांग्रेस के लोगों ने भी हमारी की। ये तो मुद्दों के ऊपर है, किसी मुद्दे के आरोप तो अब ये भी लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपको चुनाव में वोट भी दिया है, राज्यसभा के चुनाव में। इसके ऊपर मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये सीक्रेसी होती है कि किसने किसको वोट डाला। पर आपको तो मालूम होगा, आपके संपर्क में कौन थे। ऐसा नहीं होता है, किसी कोई सीक्रेसी को ना कोई समझ सकता है ना उसके बारे में। पर आपको तो मालूम होगा ना कौन लोग आप आपके कैसे कह संपर्क सकते हैं में कि थे। कांग्रेस हमारे को सपोर्ट करेगी? हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने किया हो सकता है पीडीपी ने किया हो सकता है कांग्रेस ने किया हो या इंडिपेंडेंट्स ने किया हो। पॉसिबिलिटीज तो हर पर किसी को आपके possibility संपर्क हो में सकती कौन है। लोग थे सेठ साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कॉन्शियस की जो है अपील की थी कि आप अपनी कॉन्शियस के हिसाब से जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज बेहतर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें। उससे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने किसी से तवक्को नहीं की। ये देखिए, मैं आपसे पहले भी एक बार इंटरव्यू में कह चुका हूं कि कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने अपने एजेंट बनाए थे। अगर उनसे क्रॉस वोटिंग हुई है तो फिर उनके एजेंट को बगैर दिखाए हुए तो नहीं हुई। तो वो तो फिर पूरी की पूरी पार्टी को पता होना चाहिए कि किसने किसको वोट डाला है। पर आपको तो पता होगा ना। हमको नहीं पता है। हम वोट की सीक्रेसी की मर्यादा को रखते हैं, समझते हैं, और हमको उसके बारे में बिल्कुल इल्मियत नहीं है कि लेकिन फिर सेठ साहब ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं। ऐसा भाई साहब ऐसा है कि इलेक्शन में जब आप जाते हो तो इलेक्शन में जो भी आपको वोट डाल सकता है, आप उसके पास पहुंचोगे तो जरूर। अगर मैंने इलेक्शन में खड़े होना और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर भी जो है उसमें वोट डालने वाला है, तो चीफ मिनिस्टर के साथ भी जाके बात तो करूंगा कि आप भी सोचिए, समझिए इस चीज को कि जरूरत है मेरी। अब उसने किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है वो उसकी मर्जी है, मुझे पता नहीं होगा इसका। पर कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, कांग्रेस के नेता दबी आवाज में ये कहते हैं जी कि आपने राज्यसभा में जब तीसरी सीट कांग्रेस को नहीं दी तो तोहफे में उमर अब्दुल्ला को दरबार मुंह मिला। ये आरोप लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर कांग्रेस को ये लगता है तो कांग्रेस को इस अलायंस से बाहर हो जाना चाहिए। फिर अगर ये आरोप भी लगाना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में साठ गांठ है और फिर आप उसी अलायंस का हिस्सा रहते हो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और आप भी है। दूसरी जो आपने बात की दरबार मूव के बारे में, उसमें मैं क्लेरिफाई आपको ये करना चाहता हूँ कि दरबार मूव जब रोका गया वो एक डिफरेंट हालात थे, आपने बताया था कि सिचुएशंस थी। अब वो सिचुएशन के बदलाव के साथ अगर एलजी साहब को लगा कि कैबिनेट की रेजोल्यूशन जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो उसको एक्सेप्ट किया गया। आप स्वागत करते हैं दरबार मूव का? देखिए, अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा फैसला है जिसके ऊपर एलजी साहब ने मोहर लगाई है तो फाइनल फैसला है। अब उस फाइनल फैसले का अगर स्वागत जम्मू के लोग भी कर रहे हैं, जम्मू में भी बाजारों में स्वागत हुआ, उसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या होने वाला है वो तो हमारे को वक्त बताएगा। मैं आज के दिन में ये नहीं कह सकता हूँ कि फैसला ठीक है या गलत है। ये फैसले का होना, पहले दरबार मूव का रुकना, इट वाज इन ए हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स। ठीक। अब इस फैसले को खत्म करके इस फैसले को दोबारा जो है वो दरबार मूव को लाना, इसका रिजल्ट क्या होगा ये शायद आने वाले कुछ महीनों में है, हमारे सामने जो है वो चीज आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि 3-4-5 महीने के बाद ये लगे कि दरबार मूव का रुकना जो है वो ज्यादा बेहतर था, तो वापस उस तरह के हालात सर लेकिन अब आप पर आरोप भी लग रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त घमासान है इसको लेकर। कहा यह जा रहा है कि जो कारोबारी संगठन, कारोबारी संघ कल तक भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े होते थे और भारतीय जनता पार्टी की हर एक
कॉल पर धरने प्रदर्शन और बाजार बंद करने, ये सब कार्यक्रम वो किया करते थे। अब उन संगठनों को आहिस्ता आहिस्ता 5 अगस्त 2019 के बाद ये महसूस होना शुरू हो गया है कि भैया जो 5 अगस्त को हुआ था वो गलत था, वो सही नहीं था, हम उसके साथ सहमति नहीं रखते, हमारा नुकसान हुआ है, तो चलो रिवर्स करते चलो चीज़ें, पहले दरबार में रिवर्स करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी रिवर्स करवाएंगे। क्या ये सच है? क्या आपकी जो इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस थी कारोबारी संगठनों के बीच वो कम हुई है जम्मू में? 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात बदले हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव आया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो सिनेरियो है वो बदला है। ठीक। तो कौन सा व्यापारी है जो ये चाहता है कि सिक्योरिटी सिनेरियो शांति नहीं हो यहाँ पे? कौन सा व्यापारी होगा या कोई भी वर्ग होगा जो चाहता है कि आतंकवाद दोबारा बढ़े? ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ फैसले गवर्नमेंट पर कारोबारी आपसे नाराज नहीं मानते? देखिए, बिल्कुल नहीं। अगर कारोबारी मेरे से नाराज हैं तो फिर वो नगरोटा के इलेक्शन में दिख जाएगा आपको। देखें, अगर दरबार मूव का इतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला, और दरबार मूव कोई अगर हुआ है तो एलजी साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर डाल दी गई। अगर दरबार मूव का ये इम्पैक्ट समझने की कोशिश की जा रही है, या कोई इसको ऐसा समझना चाहता है कि दरबार मूव के होने के बाद जो है बीजेपी की साख जो है वो कम हो जाएगी, या लोगों में बीजेपी के प्रति उत्साह जो है कम हो जाएगा, तो नगरोटा के इलेक्शन में देख लीजिए। ठीक। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि नगरोटा का इलेक्शन इस चीज का सबूत होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम अच्छा किया है या नहीं। ठीक। इसी तरह बड़गांव का इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबूत होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लिटमस टेस्ट होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने अप्रूव किया। ये तो टेस्ट ही है ना। इलेक्शन होने के 1 साल के बाद जो है ये 2 आ रहे हैं, एक जम्मू खित्ते में आ रहा है और एक कश्मीर में। एक वो सीट जो हमने जीती है और एक सीट वो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को रिटेन करती है नगरोटा को, और पहले से बड़े मार्जिन के साथ रिटेन करती है, तो दैट विल नॉट बी ओनली विन ऑफ ए पर्सन, दैट विल बी विन ऑफ आइडियोलॉजी, और दैट विल बी रेटिफिकेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन फॉर लास्ट 1 ईयर। इसी तरह अगर बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन हार जाती है, चाहे वो पीडीपी से हारे चाहे बीजेपी से हारे, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम में इलेक्शन हारती है तो इसका मतलब है कि न सिर्फ बड़गाम के लोग बल्कि पूरे के पूरे कश्मीर के लोग जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला था गवर्नमेंट चलाने के लिए, अब वो पूरे के पूरे कश्मीर खित्ते के लोग जो है समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट नहीं चला पाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़गांव के इलेक्शन को आप आइसोलेटेड नहीं देख सकते। अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब ये कहेंगे कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद जीती थी। ठीक। चीफ मिनिस्टर की जीती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर जो जैसे इंडिकेशन लगती हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारती है तो फिर मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में से बिखराव जो है बड़ी तेजी से होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए पॉलिटिकल पार्टी अंदर से ऑलरेडी जो है उनके बीच में दरारें जो है वो साफ दिख रही हैं। लेकिन सर यहाँ पर रोककर आप ज़्यादा बढ़ के जो है दरारें सामने आ जाएंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, वो आप मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता और कुछ कांग्रेस के नेता ही कहते हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आज हिलती है, मान लीजिए कल सुबह कोई परिवर्तन आता है दिल्ली में, वो ये कहते हैं जी जो जीते हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनमें वो सारे लोग जो अलग अलग दलों में पहले थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, ये पार्टी में नजर ही नहीं आएंगे। पार्टी में से केवल 8 से 10 जो पक्के पुराने कार्यकर्ता वही नजर आएंगे, बाकी और नजर नहीं आएगा। क्या ये सच है? ऐसा कभी होने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है सैद्धांतिक तौर के ऊपर भी और व्यवहारिक रूप के ऊपर भी, कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना जो है वो किसी के बस में नहीं है। ठीक। हम डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं, बल्कि जो दूसरे दलों से लोग हमारे दल में आते हैं, आप अगर उनसे किसी से अगर आप बात करेंगे, आप तो इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का ढंग क्या है। अब यहाँ पे ये पार्टी वो नहीं है जो कि इलेक्शन के दिनों में जो है वो खड़ी होती है। आपने कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है आप गिन के देख लीजिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जो पूरे का पूरा साल हर दिन जिनके कार्यक्रम चलते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जो कार्यकर्ताओं को पूरे का पूरा साल जो है काम पे रखती है, काम पे लगा के रखती है और कार्यकर्ता अपने तौर पे खुशी से आगे आते हैं, उत्साह के साथ भरे रहते हैं। तो इस तरह की विचारधारा को आगे लेके जब संगठन इस तरह से मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, उसमें टूटने के चांसेस जो है वो नहीं होते हैं। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, जैसे आपने कहा कि टूटने की संभावना बड़ी कम है,
एक दूसरी तरफ ये भी कि कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरोटा गए। नगरोटा में उन्होंने संबोधित किया नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यकर्ताओं की एक रैली को, और जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस जनसभा में उन्होंने जिस तरीके से नॉर्मली वो बीजेपी के पे कटाक्ष करते हैं ऐसा नहीं किया। अपने स्वर्गीय मित्र देवेंद्र सिंह राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को उनको याद किया और उनकी सुपुत्री देवयानी राणा को लेकर भी कोई कटाक्ष नहीं किया, बल्कि लोगों को ये कहा कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो हमारी कैंडिडेट हैं जो पार्टी के अंदर रहकर, हुकूमत में रहकर आपका काम करेंगी, और दूसरी चॉइस वो है जो सरकार के बाहर रहकर आपकी खिदमत कर सकती हैं। तो मतलब उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि भाई हमारे कैंडिडेट को वोट डालो, इसी को कामयाब बनाओ, हम इसको मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और कई लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि जनाब वो बिजली जो कटी है, वो जो बिजली बंद हुई है वहाँ पर, वो जो जनरेटर चला है वहाँ पर, तो कईयों ने कहा कि पावर मंत्री हैं, तो वो जो बिजली कटी है लोग उसमें भी देख रहे हैं कि भाई बिजली कटी नहीं, बिजली काटी गई डेलिबरेटली वहाँ पर, कि ज़्यादा कुछ वहाँ पर बोलना न पड़े। तो कोई वहाँ आपको लग रहा है सांठगांठ है आपकी और ऊपर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच में? देखिए, ये तो ऐसी बात है कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कैंपेन के दौरान वो सब बोला जो उनको बोलना चाहिए था अपने कैंडिडेट की फेवर में, इतनी शालीनता के साथ। मैं ठीक है, मैं वो बोला जो उनको बोलना चाहिए था अपनी कैंडिडेट की फेवर में। ये कहना कि अगर कैंडिडेट मेरा जीता है तो वो गवर्नमेंट में बैठ के काम करेगा और आपके सारे काम होंगे, गवर्नमेंट करेगी, इससे ज़्यादा क्या बोला जा सकता था। दूसरा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि शालीनता इतनी तो होनी ही है, इतनी तो होगी भी ही। अगर उमर साहब की जगह देवेंद्र राणा होते और देवेंद्र राणा जी की जगह उमर अब्दुल्ला होते तो देवेंद्र राणा जी भी यही कहते। आपस के रिलेशंस जो हैं वो जरूर है कि मनमुटाव हुआ, कहीं कहीं वैचारिक जो है वो प्रॉब्लम हुई होगी जिससे अलग हो गए, लेकिन उससे कोई अपनी कोई दुश्मनी तो नहीं होती है। बिल्कुल, दोस्ती अगर आप याद नहीं, दोस्ती होगी या नहीं होगी मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप याद करें तो देवेंद्र जी की जब डेथ हुई तो उनकी क्रिमेशन में भी उमर साहब आए थे जी। बिल्कुल, वो उस टाइम पे भी काफी भावुक थे, काफी इमोशनल थे उस टाइम पे भी, और उसके बाद भी उन्होंने इंटरव्यूज जो है उसमें लगातार ऐसी बात की। कई दशकों की दोस्ती, बचपन की दोस्ती जो है वो हो सकता है कि कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो, किसी वजह से जो है वो दोस्ती में कहीं ठहराव आया हो या रुकावट आई हो, लेकिन वो दोस्ती दिलों से ख़त्म नहीं होती है। और जितना लिमिट्स में रह के हो सकता था कटाक्ष करना उतना उन्होंने किया, लेकिन ये सोचे कि उमर अब्दुल्ला साहब इस वजह से कैंपेन जो है वो इफेक्टिवली नहीं कर रही कि देवेंद्र राणा जी की बेटी है, वैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कैंडिडेट जो दिया है, जो कैंडिडेट दी है, कहते हैं वोट पोलराइज करने के लिए दिया है ताकि देवयानी राणा की जो विजयी है वो भव्य हो, बड़ी हो। कैसे? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट है वो महिला है, वो महिलाओं के वोट ज्यादा काटेंगी तो नुकसान किसको होगा? बीजेपी को कैसे फायदा होगा उसका? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो कैंडिडेट उठाई हैं वो सोच समझ के उठाई। राजनीतिक गणित आप पूरा समझते हैं सेठ साहब, आप भी जानते हैं कि वो क्यों कैंडिडेट उठाया है। आप तो भली बात है, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी जगह जो है किसी हिंदू कैंडिडेट को वहां से उठा लेती या किसी आदमी को उठाते, महिला को नहीं उठाते। तो ये फर्क क्या हुआ दोनों में? एक तो महिलाओं को उठाने का मतलब है, सकीना जी को उठाने का मतलब है कि उसमें महिलाओं को जो है वो एक इनविटेशन है कि बिल्कुल शमीम बेगम को उठाया, शमीम जी को उठाया है तो उसके शमीम जी को वोट डालिए, महिलाओं को। दूसरा, जिस समुदाय से वो ताल्लुक रखती हैं, इस वक्त पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की कोलिशन को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई कोलिशन नहीं है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग। पर जमीन के मुद्दे पे तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। मुख्यमंत्री ने कह दिया, कहा जी भूमाफिया को तो जमीन दूंगा नहीं मैं, कोई ऐसा बिल हम पारित नहीं होने देंगे जिस बिल से भूमाफिया को कोई फायदा मिलता हो। मैंने पहले आपको कहा कि हम कोई दुश्मन नहीं है, तो अगर ऐसा कोई बिल लेके आता है कि जो नाजायज कब्जे में बैठा हुआ है जमीन के, उसको रेगुलराइज किया जाए। अब ये शरारत है जिसने भी किया। अब उसके ऊपर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जो इंक्रोचर्स हैं, जो इलीगल इंक्रोचर्स हैं, हम उनको रेगुलराइज नहीं, आपका स्टैंड है वो, हमारा है। लेकिन अगर नेशनल, अच्छा मुझे बताइए, अगर आप मानते हैं उमर अब्दुल्ला की सहमति है आपके आइडिया के साथ? बीजेपी ये कहती कि इंक्रोचर्स को जो है रेगुलराइज नहीं किया जाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती कि हम इंक्रोचर्स को रेगुलराइज कर रहे हैं। आप लॉलेसनेस क्रिएट
क्या कर गवर्नमेंट कोई लॉलेसनेस क्रिएट कर सकती है? हम एज अपोजिशन पार्टी वी वर आल्सो पार्टी टू इट कि लॉलेसनेस क्रिएट नहीं होनी लेकिन चाहिए। सेठ साहब यहाँ आपको रोककर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आपके ही एक एमएलए ने सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए जी कि फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर किसके कब्जे हैं, उन्हें एनक्रोचर्स के मुझे नाम दीजिए। जानकारी ये मिल रही है कि जब जवाब आया तो जवाब में एनक्रोचर्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े नेता का नाम था। लेकिन बड़ी अटपटी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में से किसी नेता ने इस सवाल को ना तो हाईलाइट किया, ना इस सवाल को कहीं पर पब्लिक में आने दिया कि भाई ये देखो ये सबने सवाल पूछा, कह दिया गया भाई इतने बड़े आदमी जो लैंड एनक्रोचर हैं। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बाद में उस जवाब को एडिट किया गया और उसमें से वो जो टॉप लैंड एनक्रोचर का नाम था वो हटा दिया गया और बाकी लिस्ट जो आपके एमएलए को दी गई। कोई जानकारी इसको लेकर आपके पास? ये तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आपने कई बार उसको कवर किया है कि फॉरेस्ट लैंड के इंक्रोचर्स की लिस्ट में किन किन लोगों के नाम है। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट साहब का नाम भी उसमें आता है, बड़े बाकी नेताओं के भी नाम आते हैं, उसमें हो सकता है कि हमारे नेताओं के भी नाम हो, लेकिन ये लिस्ट इज ऑलरेडी नोन। ये तो हाई कोर्ट में पेंडिंग पिटीशन में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट क्योंकि इसके ऊपर देख रही है, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जिसको इशू को देख रही है उसके ऊपर कमेंट करना जो है शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो सीबीआई और ईडी में जो मामले हैं उनमें भी खामोशी आपने इख्तियार कर ली मुकम्मल तौर पे ना। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी की इन्वेस्टिगेशंस कहाँ पे खत्म? आपने छोड़ा किसी को नहीं, सबको जेल भेज दिया आपने। जम्मू कश्मीर के मामले में आप ढिलाई बरतते हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो क्राइम करता है उसको जेल में नहीं भेजा जाए? नहीं भेजे, बिल्कुल भेजे, जिनको लेकिन आपके मापदंड दोहरे हैं ना। जिनको बाकियों को भेजना चाहिए जेल में उनको भी भेजेंगे, उसमें मेरे आदमी भी हो सकते हैं। तो ये लिहाज नहीं होगा। अगर बीजेपी का कोई आदमी जो है क्राइम में इन्वॉल्व है तो बीजेपी अपने आदमी को बचाएगी, ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो गलत सोचता है। लिहाजदारी नहीं है। अच्छा, जो अगर ईडी ने कार्रवाई करनी है या एनआईए ने कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई हर किसी के खिलाफ होगी, पक्की होगी। और इस बात का आश्वासन देते हैं ऑन कैमरा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आने वाले 8 महीने में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कोई अलायंस नहीं है, नहीं होगा नहीं। मैं अब फ्यूचर में कैसे बता सकता हूँ कि क्या होगा या नहीं होगा? मैं तो फॉर्चून टेलर नहीं हूँ। संभावनाएं क्या है? मुझे राजनीतिक तौर के ऊपर कोई संभावना नहीं दिखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जैसे कि दोनों पार्टीज आज के दिन में है, इनके बीच में किसी तरह का भी समझौता होगा। बट आपकी पार्टी के बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए के साथ संपर्क में, लगातार संपर्क में हैं और घाटी में उनकी मीटिंगें होती हैं और कई एक मीटिंगों में सुना आप भी शामिल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं किसी मीटिंग में शामिल नहीं हूँ, लेकिन ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ हमारी मुलाकात नहीं होती वो गलत है। मिलते हैं। मेरे अपने कई दोस्त हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो कांग्रेस में भी हैं, मेरे दोस्त जो है पीडीपी में भी होंगे, मैं उनका वकील हूँ। कई ऐसे नेता हैं दूसरी पार्टीज के जिनके मैं मुकदमे करता हूँ, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उनसे कोई मिलना जुलना मेरा बंद हो गया। लेकिन राजनीतिक समझौते के लिए किसी से कोई मुलाकात हुई हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ना मैं किसी चीज का हिस्सा हूँ, ना ही मेरी पार्टी जो है, मेरी दानिश्त में जो है हमारी किसी से कोई बातचीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में से नहीं हो रही है। सेठ साहब, अब अंत में जेकेसीए पर आते हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन एक लीग हुई घाटी में, उस लीग के बाद बड़े सारे आरोप लगे, अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अंपायर्स आए, उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा जी नीयत तो बिल्कुल ठीक थी लेकिन अब हो गई गड़बड़ जो हो गई। उसके बाद कुछ एक मीडिया में ये खबर चली है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन उन तमाम प्लेयर्स पर बैन लगाने जा रही है जो इस इंडियन हीवन प्रीमियर लीग का हिस्सा बने हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई कोई प्रतिबंध आप लगाने लगे हैं या ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बनाई हुई बात? मैं दोनों चीज़ों का एक एक करके आंसर दे देता हूँ। ये कहना कि मिसमैनेजमेंट नहीं हुई लीग की और इंटेंशंस ठीक थी लेकिन बाद में खराब हो गई, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ठीक, देखिए सीधी सी बात है कि इस लेवल की लीग को करवाना, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स थे, रेप्यूटेड नाम थे, कोई छोटे नाम नहीं थे जो लीग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके मेंटोर के तौर के ऊपर जो है सुरेंद्र खन्ना जी का नाम, ये बाकी लोगों के नाम बड़े नाम थे। ठीक, और इस लीग में जिसमें कि गवर्नमेंट का टाई अप था, चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, ग्राउंड्स देने की बात हो, था तो सही, जिसमें प्लेयर्स जो हैं क्रिस गेल या उस तरह के प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने आना था, जिनकी उम्मीद थी कि लोगों क्रिस गेल तो आए, वो तो आए, क्रिस गेल तो आए,
लेकिन जैसे पिछली बार लीग हुई थी, लीजेंड्स लीग लीग हुई थी, काफी ज्यादा प्लेयर आए थे, वैसे नहीं आए। तो कश्मीर में सिर्फ 2 ही प्लेयर, एक क्रिस गेल साहब आए और एक थेरेरा श्रीलंका के प्लेयर थे, वो आए। तो लोगों में उत्साह जो है वो उतना बड़ा नहीं। और क्रिस गेल साहब को भी 3 मैचेस के लिए ही बुलाया गया था, तो 3 मैचेस के बाद उन्होंने वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब जब इतने बड़े लेवल के ऊपर लीग होती है और आप उसको शोकेस करते हो गवर्नमेंट की साइड से, तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, क्या आपको उनसे मिनिमम गारंटी नहीं लेनी है? जाहिर सी बात है। आपको उनसे मिनिमम गारंटी लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। फाइनेंशियल गारंटी तो कम से कम होनी चाहिए थी कि इस लीग को आप करवा रहे हो, ये प्लेयर्स जिनको आप इंगेज कर रहे हो, चाहे वो लोकल टैलेंट है या जम्मू कश्मीर के बाहर के बच्चे हैं जो आके खेलेंगे वहाँ पे, या जो रिटायर्ड प्लेयर है जो आके खेलेंगे, इनका फी स्ट्रक्चर की पेमेंट का क्या स्केड्यूल होगा, इसकी पेमेंट की गारंटी क्या होगी। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। या तो ये स्पोर्ट्स काउंसिल की एसोसिएशन इसमें होती ही नहीं, ये तो प्राइवेट है, तो उसका जो मर्जी करें। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने अगर किसी भी तरीके से इसमें इंटरवेंशन की थी, चाहे वो सपोर्टिव रोल में की हो, तो फिर गवर्नमेंट को ये बनता था कि इसकी गारंटी लेने के लिए कि इस तरह के हालात जो है वो पैदा नहीं हो। दूसरी बात ये है कि लोगों में भी कोई इंथुजियाज्म इस बार मुझे वैसा नहीं दिखा जो जैसा लीजेंड्स लीग में था, वैसा कोई उत्साह लोगों में भी नहीं दिखा। वो टिकट्स वगैरह भी उतनी ज्यादा बिक नहीं पाई बिल्कुल। और ऑर्गेनाइजर्स जो है वो लास्ट मोमेंट के ऊपर भाग गए। अब ऑर्गेनाइजर्स जब भाग गए और जब पूछा गया कि क्यों ऑर्गेनाइजर्स भाग गए हैं, तो वो कहते हैं जी स्पॉन्सर्स जो है उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। तो वो ऐसे कौन से स्पॉन्सर लेके चल रहे थे जब उन्होंने उनसे स्पॉन्सर से जो है वो एडवांस में सारा कुछ क्यों नहीं लिया हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है, ऑर्गेनाइजर्स जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, ठीक, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक, अब पेमेंट का डिस्प्यूट होगा, केस चलेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जिन होटल्स की बुकिंग हुई पैसे नहीं मिले वो मुकदमे करेंगे वगैरह वगैरह। बदनामी किसकी हुई? बदनामी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं हुई, बदनामी जम्मू कश्मीर की हुई। आप क्या सोच सकते हो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि होटल जिसमें प्लेयर रुके हुए हैं, होटल वालों ने प्लेयर्स को होटल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, बंद कर दिया उनको। They were detained in the hotel कि जब तक पेमेंट नहीं आती आपको निकल नहीं सकते। क्या इंप्रेशन लेके जो है वो प्लेयर्स बाहर जाएंगे और क्या जम्मू कश्मीर के बारे में लोग बाहर बात करेंगे? ठीक। और ये एक ऐसे समय में हुआ जब पहलगाम के बाद जो है हालात इतने खराब हैं टूरिज्म के लेके, होटल इंडस्ट्री वैसे ही काफी ज्यादा डाउन चल रही है कश्मीर में, और उसके बाद इस तरह का एक बड़ा जो है वो फियास्को क्रिएट कर देना जो है, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स मंत्री के तौर के ऊपर सतीश जी को जो है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। लेकिन शायद स्पोर्ट्स मंत्री हो या स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी साहिबा हो, वो सिर्फ अखबारों में अपना नाम डलवाने के लिए, वाहवाही लेने के लिए, रिबन काटने के लिए जो है उनको लगा कि इस तरह की लीग का हिस्सा बन जाए, लेकिन उनमें एक्सपर्टी थी ही नहीं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि प्लेयर्स का क्या? JKCA वी आर गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ BCCI। ठीक। BCCI अपने जो हमारे कंट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनको परमिट नहीं करता है किसी भी ऐसे टूर्नामेंट का पार्ट बनने की जो BCCI ने जिसको रिकॉग्नाइज ना किया हो। ठीक बात, ठीक। सो JKCA के जो कंट्रैक्टेड प्लेयर्स थे उनको हमने परमिट नहीं किया था इस, और जो यंगस्टर्स वहां खेले जो कल पॉसिबली JKCA उसमें दिक्कत नहीं है। हमारे कंट्रैक्टेड प्लेयर्स के ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शन है, वो नहीं खेल सकते। लेकिन जो वहां पे खेले, अगर उसमें कोई ऐसा टैलेंट है, जब हमारी सिलेक्शन ट्रायल होती है, अगर उसमें आके वो परफॉर्म करता है अच्छी तरह से और सिलेक्ट हो सकता है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, कोई एफिडेविट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, अगर कोई कंट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है खेलने में। ठीक। ओनली कंट्रैक्टेड प्लेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बिकॉज ऑफ द BCCI गाइडलाइन, क्योंकि उसमें रीजन ये होता है, जो मेरा कंट्रैक्टेड प्लेयर है जिसको मैं कॉल कर सकता हूं टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, JKCA की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर वो किसी अनऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट का हिस्सा बन जाता है और उसमें उसको कोई इंजरी वगैरह आ जाए तो वो टीम का जो है बैलेंस पूरा खराब हो जाता है, ही विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू बी कॉल्ड इन द टीम। तो उसके लिए BCCI ने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, जो प्लेयर खेले वहां पे
वो हमारे They need contracted not to player- worry. वो कंट्रैक्टेड प्लेयर नहीं थे हमारे, लेकिन जो कंट्रैक्टेड प्लेयर नहीं होने के बावजूद खेले हैं वो फ्यूचर ट्रायल में जो है हमारे में हिस्सा ले सकते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और जेकेसीए के साथ भी जुड़े हुए हैं सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। इन्होंने साफ कर दिया है कि जिन बच्चों ने इस लीग में हिस्सा लिया, आने वाले वक्त में जब जेकेसीए के ट्रायल्स होंगे वो उनमें शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और साफ की कि जब आप कोई लीग खिलाते हैं उसके लिए पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। और दूसरी बड़ी राजनीतिक बात जो इन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में अभी तो कोई अलायंस नहीं है, लेकिन आने वाले कल में क्या होगा इसके बारे में अभी बात करना सही नहीं है।